हाय एवरीवन, मगध कंप्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एमएस एक्सेल के बारे में जानेंगे और ये एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन पार्ट है। और इस वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आप लोग को काफ़ी डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा। और इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको इंट्रोडक्शन पता होगा और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंट्रोडक्शन नहीं पता है, तो आप सभी लोग देखें, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग एमएस एक्सेल के स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एमएस एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं। तो देखते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हमारे सामने अभी एक डेस्कटॉप खुला हुआ है और इसे हम एक्सेल को ओपन करने के लिए सर्च बॉक्स में EXCEL एक्सेल जैसे ही लिखते हैं, हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2010 वर्जन दिखाई देने लगता है, जिस पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक एमएस एक्सेल खुलकर सामने आ जाता है। और दूसरा तरीका एमएस एक्सेल ओपन करने का है कि हम विंडोज बटन के साथ में R बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, और जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें हम लिखेंगे EXCEL एक्सेल। जैसे ही लिखते हैं हमारे सामने एक एमएस एक्सेल खुलकर सामने आ जाता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमने कहा कि एमएस एक्सेल का आज हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इसमें होता क्या है, किस प्रकार से हम उपयोग करते हैं। वैसे हमने पिछले वीडियो में एमएस वर्ड को कवर किया था और एमएस वर्ड को हम लोग डाटा फॉर्मेटिंग एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से एक्सेल को हम लोग एक इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। बोलचाल की भाषा में इसे डाटा एंट्री एप्लीकेशन भी कहा जाता है। हम लोग देखते हैं कि जब हमारे स्क्रीन पर एमएस एक्सेल खुलकर सामने आता है तो सबसे पहले ऊपर एक टाइटल बार है। टाइटल बार रेड दिखाई दे रहा है और यहाँ से पूरे ऊपर की पट्टिका जो है वो टाइटल बार के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर इस कॉर्नर में देखते हैं तो कुछ एक्सेल का एक लोगो आ रहा है, फिर एक फ्लॉपी डिस्क दिख रहा है जिसको हम लोग सेव के नाम से जानते हैं, एक एरो दिख रहा है राइट साइड लेफ्ट साइड की ओर जाता हुआ, और एक एरो दिख रहा है राइट साइड की ओर जाता हुआ। तो इसे हम लोग अंडू कहते हैं और इसे हम लोग रीडू कहते हैं। इसी तरह यहाँ एक एरो है जिससे हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि हम अपने क्विक एक्सेस टूल बार को में कौन कौन सा ऑप्शन लाइव करना चाहते हैं। जैसा कि हमने क्लिक किया तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे न्यू है, ओपन है, सेव, ईमेल। तो जिसके आगे टिक लगा वो हमारे सामने लाइव हो रहा है और जिसके आगे टिक नहीं लगा है वो लाइव नहीं हो। सपोज करिए कि हम एक ओपन मेन्यू को भी लाइव करना चाहते हैं। हम जैसे ही ओपन बटन को क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ एक ओपन का बॉक्स आ गया। तो इस तरह इन सभी बटन को मिलाकर जो है कि इसको हम लोग क्विक एक्सेस टूलबार के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा टाइटल यानी फाइल नेम होता है। इस तरह से यहाँ राइट साइड कॉर्नर में देखते हैं तो सबसे पहले एक डैश दिया हुआ है जिसको हम लोग मिनिमाइज बटन के नाम से जानते हैं, और एक है इसको कहते हैं मैक्सिमाइज बटन और इसे क्लोज कहते हैं। जैसे ही हम मिनिमाइज बटन का उपयोग करते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो सिमट कर हमारे टास्क बार में दिखाई देने लगता है, और टास्क बार में जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर से ओपन हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम मैक्सिमाइज बटन को क्लिक करते हैं तो एक बार ये सिमट कर आधे स्क्रीन में रह जाएगा और दोबारा जब हम क्लिक करेंगे तो फिर फुल स्क्रीन में आ जाता है। हम इसे अपनी मर्जी से भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि इसके कॉर्नर में, किसी भी कॉर्नर में जब हम अपने पॉइंटर को ले जाते हैं तो देखिए एक एरो का निशान आ जाता है, इस में जाते हैं एक एरो का निशान आ जाता है। इस तरह एरो को पकड़कर हम इस तरह ड्रैग करेंगे तो जितना मर्जी हम एक स्क्रीन में इस तरह ड्रैग करके एप्लीकेशन का उपयोग एक समय में कर सकते हैं। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि हम अभी सिंगल एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं, तो हमें जाहिर सी बात है कि मॉनिटर में हमें पूरा ही स्प्रेड होना चाहिए। स्प्रेड होने के साथ ही यहाँ हम देख रहे हैं कि एक क्लोज बटन है जिसका हम क्लिक करते ही ये एप्लीकेशन को बंद कर देता है। दूसरा, यहाँ पर एक फाइल है जिसको हम फाइल मेन्यू कहते हैं, और इधर टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डाटा है, रिव्यू है और व्यू है। इन सभी को होम से लेकर व्यू तक सभी को टैब कहा जाता है।
फाइल को मेन्यू कहा जाता है। फाइल को मेन्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि फाइल ड्रॉप डाउन करता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू के रूप में बहुत सारे ऑप्शंस देता है। जैसा कि हमने क्लिक किया तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सेव है, सेव एज है, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, इस तरह से आपको दिखाई देता है। और जिस किसी भी ऑप्शन में नीचे की ओर ऑप्शन ड्रॉप होता है उसे मेन्यू ही कहा जाता है। और जो जैसे होम है, होम को क्लिक करते हैं तो उसके जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे स्क्रीन पर लाइव हो रहा है, इसको टैब कहा जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ जब होम को जब हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तक क्लिपबोर्ड है, जहाँ से एक मार्किंग लाइन दिया गया है, फिर फॉन्ट है और फिर अलाइनमेंट है, नंबर है। तो इन सभी को ग्रुप के रूप में जानते हैं। जैसे सबसे पहला ग्रुप जो है उसका नाम है क्लिपबोर्ड, जिसमें ऑप्शंस पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर इत्यादि दिया गया है। इसी तरह से फॉन्ट एक ग्रुप है जिसमें फॉन्ट से संबंधित ऑप्शंस हैं। अलाइनमेंट एक ग्रुप है जिसमें अलाइनमेंट से संबंधित ग्रुप है, ऑप्शन है। नंबर है जिसमें हम नंबर की फॉर्मेटिंग करेंगे। स्टाइल है जिसमें कुछ प्री डिजाइंड स्टाइल होते हैं जिसका उपयोग हम अपने डाटा के साथ कर सकते हैं। साथ ही एक सेल है, सेल में दिया गया है इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। इसकी सहायता से हम अपने सेल को जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं तथा उसकी दूसरे प्रकार से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दूसरे प्रकार से फॉर्मेटिंग करने का मतलब ये है कि हम उस सेल की हाइट, विड्थ निश्चित कर सकते हैं, उसका नाम, उसका कलर, ये सभी हम यहाँ से निश्चित कर सकते हैं। साथ ही एक जो छठा जो एडिट ग्रुप है उसमें एडिट यानी कि डाटा में चेंजिंग करने के लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ऊपर जो प्रॉपर्टी बार है, ऊपर सबसे ऊपर टाइटल बार है, उसके नीचे प्रॉपर्टी बार है जिसमें टैब, ग्रुप और ऑप्शन होते हैं। साथ ही हम नीचे की ओर जब आते हैं तो यहाँ देखिए A1 लिखा हुआ है और उसके ब्लैंक बगल में एक खाली एरिया है जिसको हम लोग फॉर्मूला बार के नाम से जानते हैं। जब देखिए हम अपना पॉइंटर को जब यहाँ ले जाते हैं तो क्या लिख कर आ रहा है, फॉर्मूला बार। जब हम इसमें ले जाते हैं तो इसमें लिख कर है नेम बॉक्स, इसको बोलचाल की भाषा में एड्रेस बार भी कहते हैं क्योंकि इसमें सेल का एड्रेस होता है। अब उसके नीचे देखते हैं एक रूलर लगा हुआ है जिसमें A, B, C, D, E, F इस तरह Z तक है। और Z तक होने के साथ ही ये आप अंदाज लगाइए कि ये Z तक ही सीमित नहीं हो करके ये काफी आगे तक जाता है। और आगे तक कहने का मतलब है कि ये A से शुरू होकर के X, F, D तक शुरू होगा। जैसा सपोज करिए कि A, B, C, D इस तरह से Z आ जाता है, फिर हम लोग डबल A से शुरू हो जाता है, A, B से शुरू होता है, फिर A, C से शुरू हो जाता है। इस तरह Z जाने के बाद A, B, A, C इस तरह से शुरू होता है और ये गिनतियां चली जाती है X, F, D तक जिसकी संख्या 16,384 होती है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे A, B, C इस तरह से हम कीबोर्ड के एरो बटन को अगर प्रेस करते जाएं तो एक एक कर ऐसा खिसकते जाता है, जैसा कि हम करके देख रहे हैं अभी ऑप्शन में। देखिए अभी AR में है। अगर हम इस तरह से 16,384 जैसा कि हमने कहा, अगर हम इतने बार बटन को प्रेस करें तो ये लास्ट में जा सकता है। दूसरा शॉर्टकट क्या है, हमें अगर अभी शुरुआती में है और हम सीधे लास्ट में जंप करना चाहते हैं तो हमारे कीबोर्ड में कंट्रोल बटन के साथ में एरो की का प्रेस करना है। हम कंट्रोल बटन के साथ में देखिए जैसे ही एरो की प्रेस करते हैं यहाँ पर XFD दिखाई देने लगता है और जिसकी संख्या कितना हमने कहा 16,384 इसकी संख्या होती है। अब इसी प्रकार से जब हम शुरुआती की में आना होता है तो फिर से एरो बटन का उपयोग और कंट्रोल की के साथ में एरो बटन का उपयोग हमें करना है। इसको हम कॉलम के नाम से जानते हैं। साथ ही इधर जब हम 1, 2, 3 गिनतियां देख रहे हैं और ये रो के नाम से जाना जाता है। रो की संख्या 10,48,576 होता है। जिस तरह हमने कहा कि कॉलम की संख्या 16,384 होती है, इसी प्रकार से रो की भी निर्धारित संख्या जो है वो 10,48,576 होती है। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं हमारा पॉइंटर अभी A1 के सामने है और हम कंट्रोल बटन के साथ में डाउन एरो का जैसे ही प्रयोग करते हैं तो यहाँ देखिए मिलता है 10,48,576 रो, ये रो की संख्या है। इस प्रकार से
हम फिर से अगर शुरुआती में जाना चाहते हैं तो फिर से हम कंट्रोल बटन के साथ में अप बटन का उपयोग करेंगे। इस तरह से हमने देखा कि हमारे कॉलम की संख्या, हमारे रो की संख्या इस प्रकार से होती है। और इसी प्रकार से हम जो कॉलम है और रो है, कॉलम और रो का जहां भी इंटरेक्शन होता है उसको सेल कहते हैं। जैसा हम अभी देख रहे हैं, सपोज करिए कि हमने पॉइंटर यहाँ क्लिक किया है और हमारे ऊपर क्या लिखा है, ये जी, और लेफ्ट साइड में देखते हैं तो 6 है। इसका मतलब है इस सेल का एड्रेस, इसका इंटरेक्शन यहाँ हो रहा है तो इसको हम लोग सेल कहेंगे और इसका एक इंडिपेंडेंट एड्रेस होता है। और ये एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको जानना सभी बच्चों को जरूरी है। इस तरह से हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ हमने क्लिक किया, देखिए एड्रेस बार में G6 लिख रहा है, हम यहाँ क्लिक करते हैं L5 लिख रहा है, हम यहाँ क्लिक करते हैं ऊपर C है, इधर 3 है तो C3 लिख रहा है, हम यहाँ क्लिक किए हैं X15 है, देखिए X15 लिख रहा है। इस प्रकार से इंडिविजुअल सेल का तो एड्रेस हम इस तरह से जान लेंगे। साथ ही हम यदि कहें कि हमें इस प्रकार से एड्रेस को जानना है तो इसको एक सेल रेंज कहा जाता है। इस तरह से जो सिलेक्टेड है उसको सेल रेंज कहा जाता है और सेल का रेंज जहां से शुरू होता है वो सेल नेचुरल कलर का दिखाई देगा आपको। और यहाँ क्या है, ई, यानी कि हमने यहाँ से यहाँ तक अगर सिलेक्ट किया है तो यहाँ ऊपर क्या लिख रहा है, ई, और इधर 10 यानी E10। देखिए एड्रेस बार में E10 लिख रहा है और इसका लास्ट का जो है वो K18 है। तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे कि E10 कॉलन देंगे कंटिन्यूअस को दिखाने के लिए, 2 जिसको कहते हैं, और L18 हमने लिखा। इस प्रकार से जो है कि हमारे एड्रेसेज या फिर सेल की पहचान हम लोग करते हैं। सेल की पहचान करने के साथ ही हम लोग ने देखा कि इस प्रकार से ए है और हम इसे जूम करने के लिए नीचे की ओर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि यहाँ पर जब भी कोई एक्सेल ओपन होता है तो सबसे पहले एक्सेल में 3 सीट डिफॉल्ट रूप से होगा। जैसा हम नीचे देख रहे हैं, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। ये सीट 3 है और फिर अगर हम अपने नीड के अकॉर्डिंग सीट को और जोड़ना चाहते हैं तो देखिए एक यहाँ पर दिया गया है जिसको कहा जाता है इंसर्ट वर्कशीट। इसका शॉर्ट कमांड होता है Shift+F11। इस तरह से जो है कि हम जैसे ही इस पर देखिए क्लिक करते हैं, एक सीट 4, सीट 5, सीट 6, सीट 7, सीट 8, सीट 9, सीट 10, इस तरह से कंटिन्यूटी ये जुड़ते चला जाएगा। हम इसे हटाने के लिए क्या करते हैं, जैसा हमें एक सीट 10 है वो हमें ज़रूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे कि उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के साथ ही हम यहाँ डिलीट बटन को जैसे ही प्रयोग करेंगे ये डिलीट हो जाएगा। इस तरह 9 बटन को हम क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। हम इस तरह 8 बटन को क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। सेंड पर राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। इस तरह से जो है हम, साथ ही इसका हम नाम भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। सपोज करिए सीट 1 को हम प्रैक्टिस नाम देना चाहते हैं, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए रीनेम आ रहा है, रीनेम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा पॉइंटर वहाँ एक्टिव हो जाता है। यहाँ हम लिख देते हैं प्रैक्टिस, PRACTIC, प्रैक्टिस हमने लिख दिया। दूसरा सीट को चेंज करना है, हमने रीनेम किया, यहाँ हमने लिखा प्रैक्टिस टुडे। इस तरह हमने राइट क्लिक किया, हमने रीनेम किया, हम लिखे प्रैक्टिस मंडे। इस प्रकार से हम सभी सीट का इंडिविजुअल नाम दे सकते हैं और इसे हम चाहें तो अपनी ज़रूरत के अनुसार इसे हटा या रख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इस तरह हमारे एक्सेल का ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन आपने देख लिया। किस मेन्यू को क्या कहा जाता है, हम किसको कैसे पहचान करेंगे। यहाँ देखिए एक स्टेटस बार दिया गया है जिसमें 2 एरो है, एक माइनस है एक प्लस है। हम प्लस को जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा सीट जूम इन हो रहा है और हम माइनस को जैसे ही क्लिक करते हैं तो
तो हमारा सीट जूम आउट हो रहा है। इस प्रकार से हम अपने सीट को जूम इन तथा जूम आउट कर सकते हैं। दूसरा शॉर्टकट की है, हम अगर यहाँ से जूम इन करना चाहते हैं, हम कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे कीबोर्ड में। कंट्रोल बटन प्रेस करने के साथ ही माउस पॉइंटर का व्हील को मूव करेंगे। जैसे ही मूव करते हैं, देखिए क्या बात है, इस तरह से जो है हम अपने सीट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। फॉरवर्ड की ओर माउस पॉइंटर को मूव करेंगे तो जूम इन होगा, बैकवर्ड की ओर माउस पॉइंटर को इन करेंगे तो जूम आउट होगा। इस तरह से अब हम लोग देख रहे हैं, हमने कहा कि यहाँ एक फॉर्मूला बार भी होता है, सपोज करिए, और हमने कहा कि डाटा एंट्री का वर्क MS एक्सेल में होता है। तो जैसा कि हम लोग ने देखा कि इस प्रकार से एक्सेल का हम लोग उपयोग करेंगे और यहाँ पर हमें कैलकुलेशंस वगैरह भी करना संभव होता है। जैसा सपोज करिए कि हमने कुछ आंकड़े यहाँ पर लिख लिए हैं। इस आंकड़े को लिखने के साथ ही यहाँ पर हम जब करते हैं, जैसा सपोज करिए कि यहाँ पर देखिए ये सभी, ये क्या लिखा हुआ है C3 में, ये लिखा है C4 में, ये लिखा है C5 में, ये लिखा है C6 में, ये लिखा है C7 में। यहाँ हम कोई भी एक्सेल में ये माइंड में रखना है कि कोई भी फॉर्मूला जैसे ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें इज इक्वल टू का उपयोग हमें करना नेसेसरी है। अगर हम इसे नहीं प्रयोग करते हैं तो क्या होगा कि हमारा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हमने जैसे ही देखिए यहाँ स्क्रीन पर इक्वल टू लिखे, ये कहाँ है, इसका एड्रेस 125 कहाँ लिखा है, C3 में। हमने C3 लिख देना है, हमने प्लस बटन को प्रेस करना है, C4 लिख देना है। आगे हमने यहाँ पर गलती से C4 लिख दिया है, हमने C3 लिखा, प्लस बटन C4 लिख दिया, फिर प्लस बटन, फिर C5 लिख दिया क्योंकि कंटिन्यू लिखा हुआ, C6 लिख दिया और फिर C7 लिख दिया। और जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं, देखिए उसका कैलकुलेट होकर के हमारे सामने आ जाता है। फर्स्ट तरीका तो हमें ये याद रखना है। दूसरा तरीका भी है, सपोज करिए कि हम इसका कैलकुलेशन यहाँ करना चाहते हैं। हमने इक्वल टू लिखा, सबसे पहले सेल में 125 लिखा हुआ है, हमने इक्वल टू लिखा, 125 लिखा है, फिर हमने प्लस बटन दबाया, फिर 458 लिखा है, फिर 654 लिखा है और फिर 546 लिखा है और फिर 4785 लिखा है। जैसे हमने इंटर किया, दोनों का आंसर सेम है, 6568। लेकिन फ्यूचर में हम जब कभी भी इस आंकड़े में चेंजिंग लाएंगे, जैसे सपोज करिए कि हमने 125 को 175 किया, तो जैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ वाला रिजल्ट में तो चेंज हो गया है लेकिन यहाँ के रिजल्ट में चेंज नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट, हमें ये ध्यान देना है कि जब कभी भी हम फॉर्मूला में एंटर करेंगे तो हमें सेल का एड्रेस ही लिखना है। नंबर जो वहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं वो नंबर लिखकर हमें कभी भी जोड़ नहीं करना है। यदि हम उस जोड़ को नंबर की सहायता से करेंगे तो क्या होगा, उसका नंबर तो जोड़ जाएगा लेकिन सेकेंड टाइम जब हम उसमें अल्ट्रेशन करेंगे ये चेंज नहीं आएगा। जैसा तीसरा हम देखते हैं मोड कि यहाँ पर हमने इक्वल टू लिखा, हमने लिखा SUM सम, ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट देने के साथ ही C3 हमने कहा था कि सेल रेंज को पहचानना है। यहाँ से C3 से लेकर C7 तक कंटिन्यू हो रहा है। हमने कॉलम दिया, यहाँ लिखा C7, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, फिर से देखिए हमारा ये एड्रेस, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट समान है। अब हम इसमें कोई भी आंकड़े में चेंज करें, सपोज करिए कि यहाँ पर 950 हमने लिखा और देखिए इस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में चेंजिंग आ गया है। इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि हम कोई भी कैलकुलेशंस सेल रेंज की सहायता से ही करेंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद।